Hi Vijayabari, very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, very warm welcome in this series जहाँ पे हम करने वाले हैं इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, पोएट्री, ड्रामा, सब कुछ एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं चैप्टर द थर्ड लेवल, जो कि आपकी किताब विस्तास का है और इसे लिखा है वॉल्टर ब्रेडन जैक फिनी ने, जिन्हें आप जैक फिनी के नाम से भी जानते हैं। जैक फिनी अपने साईफाई के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और उन्होंने इसी एलिमेंट को जिंदा रखा है हमारे चैप्टर द थर्ड लेवल में, क्योंकि थर्ड लेवल के अंदर भी उन्होंने साइंस और फिक्शन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड हमारे सामने खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर हमारी नरेटर या मैं कहूँ प्रोटैगनिस्ट चार्ली जो है पूरी तरीके से फंस चुके हैं। थ्रू आउट द चैप्टर हमें बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें या चीज़ों के अंदाजे यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर होने वाला है। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इससे हम चलें इस चैप्टर की जर्नी पे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी पे आ गया है एक प्राइस ड्रॉप। सो प्राइस ड्रॉप अलर्ट, क्योंकि अनअकैडमी आपको फ्लैट 15% ऑफ दे रहा है और इसकी एडिशन के अंदर 25% ऑफ मिल रहा है आइकॉनिक पे। तो अगर आप प्लस लेते हैं तो फ्लैट 15% ऑफ है और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो फ्लैट 25% ऑफ है। और आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारा कोड भी इस्तेमाल कर लेना है जो कि है SDC18। ये कोड आपका मैजिकल कोड है, इसकी मदद से आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो प्राइस ड्रॉप है और ये प्राइस ड्रॉप बाय द वे 9 जून तक ही चलने वाला है। सो दिस इज़ योर टाइम, जल्दी से जाओ और फटाफट से अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर लो। ऑलराइट, तो जैक फिनी ओपी कर दीजिए सारे के सारे बच्चे चैट में। मैं जल्दी से पेन ले लेती हूँ। ओके, जल्दी से ओपी कर देंगे आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स के अंदर जैक फिनी ओपी। हमेशा हर ऑथर का नाम याद करेंगे चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि जब आंसर लिखेंगे तो ये काफ़ी काम आने वाला है। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर कहता है, चैप्टर की शुरुआत होती है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स will swear on a stack of timetables that there are only two। बोला ये जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड के, जितने भी लोग हैं ये सब कस्में खा लेंगे, ये सारे के सारे लोग कस्में खा लेंगे कि ये देखो ये रहे टाइम टेबल्स, ये सारे टाइम टेबल्स हैं सारे ट्रेन्स के जो यहाँ से आती है जाती है, और ये सारे टाइम टेबल्स केवल एक ही बात बताते हैं कि यहाँ पर दो है। क्या दो है? बट आई से, तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है, बट आई से देर आर 3, बट मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो ये जो प्रश्न यहाँ पर उठा था ये यहाँ पर खत्म हो गया है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नामक एक स्टेशन है, एक सबवे है जहां पर 2 लेवल्स हैं और रियलिटी के अंदर सारे लोगों को केवल 2 ही लेवल्स दिखते हैं। पर यहाँ पर हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमारा ये जो आई है, ये जो कि हमारा चार्ली है, बेसिकली हमारा नरेटर, हमारा प्रोटैगनिस्ट, चार्ली कहता है कि मैं जो है कसम खा सकता हूँ, मैं आपको, क्योंकि मैं गया हूँ, मैं तीसरे लेवल पर गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट, हमारे नरेटर यहाँ पे लोगों की बातों को अपोज करते हैं। अब ये लेवल्स क्या होते हैं? अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप कभी सबवे में गए हैं या फिर इनफैक्ट आपके यहाँ पे भी सबवे हो, तो इट्स लाइक आपके अंडरग्राउंड अगर रेलवेज होते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपका ग्राउंड फ्लोर होता है एंड देन उसके बाद में आप नीचे जाते हैं तो आपका ये जो आप ऊपर जाते हैं तो हम फ्लोर बोल रहे होते हैं। अब ये जैसे नीचे जा रहे हैं तो ये पहला लेवल है, और इससे नीचे जाएंगे तो ये दूसरा लेवल होगा, और नीचे जाएंगे तो ये तीसरा लेवल होगा। तो इस तरीके से सारे लोग कह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तो केवल 2 ही लेवल है, पर चार्ली कह रहा है कि यहाँ पर तीसरा लेवल है क्योंकि वो इस तीसरे लेवल पर गया है। अब यार जब 2 लेवल हो और आपको 3 दिखने लग जाए तो बहुत ही आम बात है कि आप सोचोगे कि मैं पगला चुका हूँ और मुझे इलाज करा लेना चाहिए। इसीलिए चार्ली भी कहता है
यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ हाँ, मैंने भी वही किया जो तुम सोच रहे हो। मैं भी गया, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैं भी गया और मैंने जाकर मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की, अमंग अदर्स, बाकी सारे दोस्तों में से एक मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त था। मैं भी गया और जाकर मैंने उससे बात करी कि यार मेरे को 2 लेवल्स की जगह 3 लेवल दिख रहे हैं। मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल के बारे में बताया और उसने मुझे बोला कि ये एक इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। भाई तू खुली आंखों से सपने देख रहा है, तुझे चाहिए ऐसा, तुझे चाहिए कि यहाँ पर एक 3रा लेवल हो जो तुझे एक अलग ही दुनिया के अंदर लेकर जाए, ऐसा तेरा ख्वाब है और तू खुली आंखों से उस ख्वाब को जी रहा है और कुछ नहीं। बेसिकली वो ये कहना चाहता था कि तू यहाँ पर हैलिसिनेट कर रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, तुझे वो चीजें दिख रही है जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो इसलिए दिख रही है क्योंकि तू उन्हें देखना चाहता है। He said I was unhappy, और ऐसा इसके लिए हो रहा है क्योंकि मेरे भाई तू ना खुश है, तू अनहैप्पी है यार लाइफ के अंदर। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. अब जैसे यहाँ पर ये बात उसने बोली, उधर उसकी बीवी बैठी हुई थी तो उसकी बीवी ने बोला, ओ आप अनहैप्पी हो, हाँ आप ना खुश हो अपनी लाइफ के साथ में, इसकी वजह से आपको ये सारी चीजें दिख रही है। जानू तो जरा मैं, क्या ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप इतने अनहैप्पी हो। इतने में अभी उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला, अरे भाभी जी, अरे आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, आप देखिए ना यार ये आज की दुनिया जो है इसमें भर भर के इनसिक्योरिटी, डर, लड़ाइयाँ, चिंताएं और न जाने क्या क्या है, और इसीलिए हर एक इंसान जो है इस आज की दुनिया से बस भाग जाना चाहता है। और चार्ली भी ऐसा ही करना चाहता है, वो बस भाग जाना चाहता है। Well, who doesn't? Charlie was like, absolutely, बिल्कुल सही बोला तूने, पर कौन नहीं करना चाहता ऐसा? आज की इस दुनिया के अंदर कौन भागना नहीं चाहता? एट द एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहते हैं, राइट? मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, वो भागना चाहते हैं, बट दे डोंट wander डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी 3rd लेवल पे पहुंच जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के wander डाउन यानी भटकते हुए, वो भटकते हुए किसी 3rd लेवल पर पहुंच जाते हैं। मतलब ठीक है यार, मॉडर्न लाइफ है, इनसिक्योरिटीज हमें भी होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर 3rd लेवल पे चले जाते हैं। चार्ली हैज गॉट अ पॉइंट। हाँ, चार्ली सही कह रहा है कि ठीक है बहुत सारे लोग एस्केप करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 3rd लेवल पहुंच जाते हैं। ठीक है चार्ली, इसके आगे देखें क्या बोल रहा है। बट दैट्स द रीजन ही सेड। पर उसने तो यही कहा, उसने कहा देख भाई तू मेरी बात माने या ना माने, यही रीजन है। और बाकी सारे फ्रेंड्स ने अग्री किया, कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये बंदा भागना चाहता है क्योंकि ये बंदा अपने लाइफ के अंदर नाखुश है, अपने प्रेजेंट के अंदर नाखुश है, ये बस भाग जाना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। और जब उनसे पूछा कि तुम किस बेसिस पे कह सकते हो कि मैं प्रेजेंट से खुश नहीं हूँ, कि मैं आज यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मैं कहीं भाग जाना चाहता हूँ, कैसे कह सकते हो, नहीं कैसे कह सकते हो? उन्होंने बोला सब कुछ देखो, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर एक चीज तो उसी तरफ इशारा कर रही है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारा स्टैम्प कलेक्ट करना चार्ली, तुम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो और उन स्टैम्प्स को, इनफैक्ट तुम्हारे पास पास्ट के टाइम के स्टैम्प्स पड़े हुए हैं, तुम आज भी स्टैम्प कलेक्ट करते हो एंड देन बहुत बार उन स्टैम्प्स को बैठकर देखते हो। वो स्टैम्प्स को जब तुम देखते हो तो वो तुम्हें पुराने समय में ले जाते हैं, एक ऐसे समय के अंदर ले जाते हैं जिस समय के अंदर हो सकता था तुम एग्जिस्ट नहीं करते, हो सकता था तुम्हारी ये लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, या हो सकता है तुम्हारा लाइफ या तुम्हारा प्रेजेंट बहुत अच्छा होता होगा। तो तुम्हारा स्टैम्प कलेक्ट करना एस्केपिज्म ही तो है। पर जो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं, कि अगर चार्ली का स्टैम्प कलेक्ट करना एस्केपिज्म है क्योंकि जब वो चाहे वो इन स्टैम्प्स को देख सकता है, अपने कलेक्शन को देख सकता है और पुराने समय में जा सकता है, तो क्या आपका और मेरा
किसी भी इवेंट पे, ट्रिप पे, या रैंडमली पिक्चर्स क्लिक करना, या दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या कोई हैपनिंग नॉन हैपनिंग की वीडियोस बनाना ताकि हम उस मोमेंट को ट्रेजर कर सके, क्या ये भी एस्केपिज्म है? क्या ये फोटोज, वीडियोस, ये जो भी हम कर रहे हैं, क्या ये भी एस्केपिज्म है? क्या मेमोरीज को कलेक्ट करना एस्केपिज्म हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, तो बोला कि ये जो स्टैम्प कलेक्शन है, ये स्टैम्प कलेक्शन इज अ टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। रेफ्यूज का मतलब है एक तरीके से रियलिटी से बच के, मतलब पनाह मिल जाती है इस स्टैम्प कलेक्शन में। जब तू रियलिटी से भर जाता है, जब तू तेरा रियलिटी से मन भर जाता है, जब तू रियलिटी से एकदम पूरी तरीके से कह सकते हैं ना कि अभी इट्स टू हार्ड टू डिफिकल्ट टू हैंडल, तो तू वापस से अपने पास्ट में चला जाता है इन स्टैम्प्स के जरिए, और वो टेम्पररीली तुझे प्रेजेंट से बचा लेते हैं, तुझे प्रेजेंट के प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। तो इसीलिए ये हो गए तेरे लिए टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। चार्ली वाज लाइक ओके, वेल मे बी, हो सकता है ऐसा, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बट एक बात बताओ, मेरे ग्रैंडपा, मेरे दादाजी जिन्होंने मेरे कलेक्शन को शुरू किया था, ठीक है, वो तो इतने पुराने टाइम के हैं, और उनके टाइम में तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी किसी रेफ्यूज की, उन्हें रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे? उन्होंने मेरा स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया, अरे उन्हें जब किसी स्टैम्प कोई रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं थी, तो फिर उनका ये हॉबी कैसे बन गया स्टैम्प कलेक्ट करना? हाँ, चार्ली ने बहुत कमाल का सवाल पूछा है, क्या हर बार स्टैम्प कलेक्ट करना रियलिटी से भागना होता है, ऐसा वो पूछना चाहता है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और मेरे दादाजी का कलेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। अरे तुम्हें यहाँ पर सारा का सारा जितने भी यूएस में इश्यूज हुए हैं, सारे के सारे जितने भी यूएस के अंदर स्टैम्प इशू हुए हैं, वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे फर्स्ट डे कवर्स और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करके रखी हुई है। एंड एक मिनट, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करा करते थे। तो मेरे दादाजी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, एंड जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उन दोनों को अपनी रियलिटी से कोई भी परेशानी नहीं थी। तो वो तो टेम्पररी रेफ्यूज नहीं देख रहे थे ना स्टैम्प कलेक्शन में। तो हाउ कैन यू से कि क्योंकि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ मैं भागना चाहता हूँ? चार्ली ने काफ़ी ज़्यादा कमाल का सवाल पूछ लिया है, और अब चार्ली हम लोगों के ऊपर इस डिसीजन को डालने वाला है। चार्ली इज लाइक, एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंटर। अब देखो यार, चार्ली ने यहाँ पर अपनी बात जो भी उसके साथ में हुआ था वो उसने ऑलरेडी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया, अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, अपने वाइफ के साथ डिस्कस कर लिया। अब वो क्या करना चाहता है, हमें भी बताना चाहता है कि एग्जैक्टली ग्रैंड सेंट्रल के अंदर क्या हुआ है, ताकि हम भी क्या कर सकें, समझ सकें और जस्टिफाई कर सके चार्ली की पोजीशन को, या ऑफ कोर्स उसके फ्रेंड्स की। One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central Station because it's faster than the bus. एक बार की बात है, गर्मियों की बात थी, मैं देर रात तक काम कर रहा था और मैंने सोचा कि मैं बस की बजाय सबवे, अंडरग्राउंड वे लेता हूँ। देखो यार, बस तो अभी क्या है कि ट्रैफिक में फंसने के चांसेस हैं, बट अगर मैं सबवे ले लूँगी, सबवे जो कि क्या होता है, अंडरग्राउंड वे, तो अगर मैं अंडरग्राउंड वे ले लेती हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होने वाला है तो कहीं ना कहीं इसमें उतना ट्रैफिक नहीं होगा और मैं जल्द से जल्द पहुँच जाऊँगा अपने घर पे। लेट हो रहा था तो इसलिए इसने सोचा जल्द से जल्द ये घर पे पहुँच जाएगा सबवे की मदद से। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit, a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. वो बोलते हैं, देखो यार, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्यों होना चाहिए था, मतलब मैं तो एक आम सा, एक साधारण इंसान हूँ जिसका नाम है चार्ली। मैं 31 साल का हूँ और मैंने एक टैन गाबरडाइन सूट पहना हुआ था। टैन यानी कि ब्राउन कलर,
और गैबेटाइन एक ऐसा फैब्रिक होता है जो थोड़ा लाइट होता है। बेसिकली कुछ ऐसे ऐसे ठंडे शहर होते हैं जिनमें अगर गर्मियाँ भी पड़ रही होती हैं तो ऐसी गर्मियाँ नहीं होती है पूरी तरीके से वो अपने विंटर क्लोथ्स को या फिर अपने जितने भी पुलोवर्स हैं उन्हें हटा सके, तो वो हल्का फुल्का अभी भी पहन के रखते हैं। तो गैबेटाइन वो एक ऐसा ही फैब्रिक होता है जिसका उसने सूट वहाँ पर पहना हुआ था। एक स्ट्रॉ की हैट भी लगाई हुई थी, जैसे लोग आपने देखा होगा ऐसे बीचेस वगैरह पे भी लगाते हैं, और उस पर एक फैंसी हैट बैंड भी था, आपने देखा होगा। अगर हैट पे ऐसे ऐसे जो सर्कल होता है उसके अंदर इस तरीके से साइड पे ऐसे बैंड भी बना हुआ होता है। और मैं ऐसे न जाने कितने लोगों को देख चुका था, न जाने ऐसे कितने लोग थे जो एग्जैक्टली मेरे जैसे कपड़े पहने हुए थे, मेरे जैसे ही दिखते थे। यार मैं साधारण सा आदमी हूँ यार, एक साधारण सा आदमी। और मैं कहीं लेट मी टेल यू, आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं कहीं से कुछ भी एस्केप करने का नहीं सोच रहा था, मैं कहीं से भी एस्केप करने का नहीं सोचा था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ घर जाना चाहता था मेरी बीवी लुइजा के पास में। मुझे तो बस लुइजा के पास जाना था, मुझे और किसी चीज की नहीं पड़ी थी। ठीक है, I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. तो बस मैं गया ग्रैंड सेंट्रल, ये वैंडरबिल्ट एवेन्यू वहाँ पे है जहाँ पर अभी चार्ली गुजर रहा है, और वो पहुँच गया है ग्रैंड सेंट्रल जो कि सबवे है जहाँ से उसे ट्रेन मिलने वाली है। और बोला कि मैं वहाँ गया और जाकर मैंने सीढ़ियाँ उतरी और मैं पहुँच गया फर्स्ट लेवल पे, जहाँ पर आम तरीके से ट्रेन्स ली जाती हैं जैसे कि आज ली जा रही हैं। एंड देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, पर ये मेरे काम का नहीं था, मुझे सेकेंड लेवल से जाना था, इसीलिए मैं कुछ सीढ़ियाँ और उतरा और सेकेंड लेवल पे पहुँच गया। Where the suburban trains leave from, जहाँ से suburban trains जाती हैं, ऐसी ट्रेन्स जाती हैं जो लोगों को रेसिडेंशियल एरियाज में छोड़ देती हैं, उनके घर पर छोड़ देती हैं। तो बस मैं वहाँ पर गया और वहाँ जाने के लिए डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर एक आर्क्ड डोरवे था, एक इस तरीके से बनाया हुआ डोरवे था। तो मैंने क्या किया, मैं उसके अंदर झुका और झुक के मैंने उस डोरवे को यानी कि उस दरवाजे को पास कर लिया। जब मैं उस दरवाजे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये तो सेकंड लेवल नहीं है, और मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं खो चुका हूँ। That's easy to do. अरे ये बहुत आसान है। I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. बोले ये सबसे आसान चीज़ें करने के लिए मैं न जाने कितनी बार अंदर बाहर जाता रहता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, हजारों बार मेरे साथ में ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, पर हमेशा ऑलवेज बम्पिंग इनटू, टकरा जाना, बम्पिंग इनटू यानी कि टकरा जाना। मैं हमेशा टकरा जाता हूँ नए दरवाजों से, नई सीढ़ियों से और नए कॉरिडोरों से, कॉरिडोरों। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार तो मैं खो गया था, मैं एक टनल में चला गया था जिस टनल की जो टनल 1 माइल लंबी थी, और मैं उस टनल में चलते जा रहा था और मैं निकल कर आया, तुम्हें मालूम है कहाँ से? रूजवेल्ट होटल की लॉबी से। लॉबी का मतलब होता है हॉल एरिया जहाँ पे लोग बैठते हैं, इंतजार करते हैं, जहाँ रिसेप्शन भी होता है। तो बोला मैं लॉबी के अंदर निकल के आया रूजवेल्ट होटल की। Another time I came up in the office in an office building on 46th Street 3 blocks away. और दूसरी बार तुम्हें पता है मैं एकदम से बस चल रहा था और चलते चलते एक ऑफिस बिल्डिंग में से निकल के आया। वो ऑफिस बिल्डिंग 46th स्ट्रीट पे थी, यहाँ से लगभग 3 ब्लॉक्स दूर, 3 ब्लॉक्स की दूरी पर। मतलब क्या चल रहा है यार, ये कैसी टनल्स हैं जो कि मेरे को इतना दूर दूर छोड़कर आ जाती हैं। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री के जैसे ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस। ऐसा लगता है जैसे कि नए कॉरिडोर्स या स्टेयरकेसेस निकाल रहा है, जैसे कि रूट्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पेड़ के जो रूट्स होते हैं और वो एकदम से ऐसे एकदम ऐसे फैलते हैं, पेड़ के रूट्स इधर उधर, बोला ऐसे ही कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस निकल रहे होंगे। There's probably a long tunnel that nobody knows about.
मैं सच बता रहा हूँ, ज़रूर नीचे ना एक बहुत बड़ी टनल है, एक बहुत बड़ी टनल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो कि सिटी के नीचे चल रही है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नीचे सिटी में एक ऐसी टनल है खुफिया, जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता। हो सकता है ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर और मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। हो सकता है कि एक ऐसी टनल हो जो टाइम स्क्वायर तक जाती हो और दूसरी सेंट्रल पार्क तक। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. अब या तो ये सीक्रेट टनल्स हैं जो कि मुझे रूजवेल्ट होटल की लॉबी में या फिर उस ऑफिस बिल्डिंग में लेकर जा रही है, और मेरे ही जैसे न जाने कितने लोगों को भी इधर 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 रखे जा रही है, और या फिर ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एस्केपिज्म है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं कहीं ना कहीं बहुत भाग जाना चाहते हैं, वो कहीं तो चले जाना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य के साथ आते हैं, कहीं सच में जाने के, और कुछ बस निकल जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। और हो सकता है कि ऐसे ही मैं पहुंच गया था उस टनल के अंदर, जिस टनल पे चलते चलते मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया, और या फिर हो सकता है उस टनल के अंदर, जिस टनल के अंदर मैं निकला तो एक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया था, या फिर इस टनल में, इस डोरवे के अंदर, जिस डोरवे के अंदर मैं अभी खड़ा हूँ। बट मैंने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में कभी नहीं बताया, साइकियाट्रिस्ट को कभी नहीं बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हाँ लोगों के लिए कहीं चले जाने का एक जरिया हो सकता है, लोगों के लिए कहीं भाग जाने का एक जरिया हो सकता है। सो यहाँ पर उनका ये मानना था कि यस, एस्केपिज्म जो है वो है रियलिटी, बहुत लोगों की है, एंड टू सम एक्सटेंट चार्ली की भी। The corridor I was in began angling left and slanting downwards, and I thought I was wrong, but I kept on walking. जिस कॉरिडोर के अंदर मैं था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा और नीचे की तरफ झुकने लगा। मुझे पता था कि मैं गलत जा रहा हूँ, पर मैं फिर भी चलता गया। All I could hear was the empty sound of my own footsteps. अगर मैं कुछ सुन पा रहा था तो अपने खुद के कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। I didn't pass a soul. मैंने एक इंसान को भी नहीं देखा था। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. फिर मैंने एक अजीब सा हॉलो यानी कि खोखला रोर सुना। ऐसा लगता है ना जैसे किसी बंद जगह पर बहुत सारे लोग कुछ बात कर रहे हैं, और जब आप दूर से उसे सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे दरवाज़ा खुलेगा, यहाँ पे ये जो लोगों की आवाज़ है ये और क्लियर हो जाएगी, उसे कहते हैं हॉलो रोड। तो मैंने एक हॉलो सी आवाज़ सुनी लोगों के बात करने की। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस साइड ओपन स्पेस है और वहाँ लोग हैं बात करते हुए। वो टनल लेफ्ट की तरफ मुड़ी और मैं आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा, and came out on the third level at Grand Central Station. और जैसे ही मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा मैं आ गया थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ये बता रही थी कि ये सेकेंड लेवल नहीं है। जैसे कि जिस रूम में मैं था वो रूम बहुत छोटा था, इसके साथ में यहाँ पर टिकट विंडोज़ भी काफ़ी कम थी।
यहाँ पर ट्रेन गेट्स भी काफ़ी कम थे, और जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन लेते हो, इंफॉर्मेशन बूथ यानी कि एक ऐसा जो जगह बनाई जाती है जहाँ पर जाकर आप इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हो आपके ट्रेन्स के बारे में, अराइवल्स के बारे में, डिपार्चर्स के बारे में, वो सेंटर में था। और साथ ही साथ में बहुत ही पुराना दिख रहा था और वुड का बना हुआ था। यहाँ पर जो इंसान इस बूथ के अंदर बैठा हुआ था, यानी कि इस जगह के अंदर, इस कमरे के अंदर बैठा हुआ था, उसने ग्रीन कलर के आई शेड पहने थे। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे, जैसे क्रिकेटर्स पहनते हैं या फिर हम लोग पहनते हैं जब हमें टू व्हीलर ड्राइव करना होता है, एक तरीके के स्लीव प्रोटेक्टर्स, ताकि से वो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो हमारे हाथ बच जाते हैं, है ना। ऐसे एक टाइम पर लोग पहना करते थे स्लीव प्रोटेक्टर्स, वो थोड़े से उस टाइम के फैशन के भी थे। तो उसने ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। फिर मैंने देखा कि मेरी आंखों के अंदर ये लाइट्स फ्लिकर कैसे कर रही है, एंड देन मैंने देखा कि जो लाइट्स है, ये लाइट्स तो बहुत डिम है और ये बार बार झपक रही है, क्योंकि Then I saw why they were open flame gas lights, क्योंकि ये तो open flame gas lights है। वो गांव में हम लोग कभी कभी ऐसे लैंटर्न्स रखते हैं ना, कि कभी बिजली चली जाती है, या फिर इनफैक्ट शहरों के अंदर भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली जाती है तो हम एक लैंटर्न रखते हैं जो कि बिजली जाने पे हम चला देते हैं। इसी तरीके से ओपन फ्लेम गैस लाइट्स भी होती हैं, आपने देखा होगा हैरी पॉटर की मूवी में। अब वो हवा चलेगी तो थोड़ा करेगी, इसके लिए वहाँ पर वो हवा चल रही थी तो एकदम ऐसे फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर करने का मतलब है ऐसे झप 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 कर रही थी, तो एकदम से ऐसे झप झप कर रही थी। तो उसने देखा इतनी डिम लाइट है, ऐसे झप झप कर रही है। फिर उसने देखा ये तो ओपन फ्लेम गैस लाइट है, मैं कहाँ आ गया हूँ यार, ये कैसी जगह है, ये इतना पुराना समय में कैसे आ गया मैं, ये सब क्या हो रहा है। There were brass spittoons on the floor। फिर मैंने देखा कि फ्लोर पे ब्रास स्पिटून्स थे, ब्रास के थूकदान थे। Across the station a glint of light caught my eye। और फिर स्टेशन के उस पार एक अजीब सा आंखों में रिफ्लेक्शन आया। A man was pulling a gold watch from his vest pocket। एक इंसान अपने वेस्ट की पॉकेट में से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा था। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned। उसने उसका कवर हटाया और उस वॉच को देखा, ग्लैंस किया और फ्राउन किया, यानी कि अपने आईब्राउज को इस तरीके से प्लेस कर दिया। He wore a derby hat। उसने एक डरबाई हैट पहनी थी, वो गोल गोल हैट होती है ना, जो छोटी सी इतनी सी होती है, बस ऐसे गोल होती है। उसने ऐसी डरबाई हैट पहनी हुई थी। एक ब्लैक कलर का 4 बटन सूट पहना हुआ था। दैट मीन्स उसका जो सूट था, उसका जो ब्लेजर था, उस पर 4 बटन लगते थे विथ टाइनी लेपल्स। उसके सूट पे लेपल्स भी टाइनी थे, ये होते हैं लेपल्स। ये आपका कॉलर है, और ये कॉलर के नीचे वाला ये जो इधर से ट्राइंगल बन के आता है, इसे हम लेपल कहते हैं। तो यहाँ पर एकदम टाइनी लेपल्स थे उसके सूट में। दैट मीन्स ये पुराने टाइम का फैशन रिफ्लेक्ट करता है। He had a big black handlebar mustache। और उसकी बड़ी सी नथुलालजी जैसी मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। मैंने देखा कि सारे लोग स्टेशन में 1890 के टाइम के कपड़े पहने हुए हैं। ये वो वाला फैशन है। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। मैंने अपने जीवन के अंदर इतनी दाढ़ियाँ, इतनी मूछें और इतनी कलमें नहीं देखी थी यार। अपने लाइफ के अंदर इतने बाल नहीं देखे होंगे मैंने, जितने मैंने वहाँ देख लिए थे लोगों पे। A woman walked in through the train gate। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts on to the top of her high button shoes। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive। मैंने दूसरे तरफ देखा तो वहाँ से एक लेडी आ रही थी। उसने भी पुराने तरीके के कपड़े पहने हुए थे, मटन स्लीव्स, जैसे फुल्ली स्लीव्स होती है ना, यहाँ पर लड़कियाँ पहनती है, बीच बीच में कभी कभी ट्रेंड आता रहता है। तो उसने वो वाले तो स्लीव्स पहने हुए थे।
उसके ऊपर से उसने एकदम यहाँ पर स्कर्ट पहनी हुई थी, बड़े से जूते, उसके ऊपर स्कर्ट पहनी हुई थी। फिर मैंने देखा कि उसके पीछे मेरी नज़र पड़ी ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पर मेरी नज़र पड़ी, और मैंने देखा ये तो एक लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव जो हम जीके की किताबों में पढ़ते हैं, सबसे पुराना इंजन चल रहा है, ये पुराना इंजन चल रहा है। A very small Courier and Eves locomotive. ये इंजन था, पुराने समय का इंजन, एक छोटा सा प्यारा सा करियर एंड ईव्स का लोकोमोटिव, जो कि फनल शेप्ड का, फनल जिसका फनल शेप सैक था, ठीक है। एंड देन आई न्यू, जब मुझे पता चला कि ये पुराना इंजन यहाँ पर है, लोग कपड़े यहाँ पर ऐसे पहने हुए हैं, ठीक है, ये मैंने फनल शेप स्टैक देखा। फनल समझते हो क्या होता है? जैसे जिसे हम हिंदी में कुप्पी कहते हैं, ठीक है, ऊपर से एकदम ऐसा पूरा चौड़ा होता है, ऐसे सर्कल बना हुआ होता है, एंड देन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये थोड़ा कम 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 नैरो होता जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ फनल। तो बोला कि ये सब देखते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि मैं किसी और समय में आ गया हूँ। बट ये चीज़ सोचने के लिए, ये चीज़ पे यकीन करने के लिए आपको बहुत समय लगता है। आपको पता नहीं कितनी बार एकदम ऐसे पिंचेस चाहिए होते हैं रियलाइज़ करने के लिए कि मैं सच में पुराने टाइम में आ गया हूँ। इसीलिए टू मेक श्योर, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया और मैंने ग्लैंस किया, यानी कि देखा वहाँ पर रखे हुए पेपर्स के ढेर पर जो कि उसके पाँव पर पड़े हुए थे। It was the world and the world hasn't been published for years. उसके पाव पे उसने जो पेपर्स वहां पर रखे हुए थे वो पेपर था द वर्ल्ड, और द वर्ल्ड इतने सालों में पब्लिश ही नहीं हुआ है। द वर्ल्ड का तो पब्लिकेशन ही बंद हो गया है, खत्म हो गया है। ये कैसे पेपर कैसे आ गया यहाँ पे? And the lead story said something about President Cleveland. और वहाँ पर जो लीड स्टोरी थी, जो वहाँ पर सामने पिक्चर लगी हुई थी पहले पेज के ऊपर, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की बात कर रही थी। प्रेसिडेंट जी, I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. ये ऐसे पेजेस आपको आमतौर पे देखने को मिलेंगे नहीं, ऐसे पेजेस आपको देखने को मिलेंगे पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में। आपको वहाँ पे, और मैंने देखे, मैंने ऐसे पेजेस देखे, और जब मैंने वहाँ पर उस न्यूज़पेपर को देखा तो वहाँ पर डेट प्रिंटेड थी जून 11, 1894। मैं 1894 में आ गया था, मतलब चार्ली पास्ट में आ गया था। आप कैसे बता सकते हो कि चार्ली पास्ट में था? हाँ, फ्यूचर भी तो हो सकता है, चार्ली पुराना भी तो हो सकता है। मैं बताती हूँ। चैप्टर के अंदर वॉर के बारे में बात की गई है, ठीक है, चैप्टर के अंदर वॉर के बारे में बात की गई है। इसके साथ में इसका जो टाइमलाइन है वो सेट हुआ है 1945 के बाद। 1945 के बाद में इसका इंस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ऐसा मत सोचना मैम अपनी मर्जी से कह रही है। 1945 के बाद में, क्योंकि यहाँ था आपका एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो यार, हम सब जो हैं 1945 के बाद में पैदा हुए हैं, इसी वजह से तो हमें पता है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एग्जिस्ट करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गया। जो लोग 1845 में होंगे उन्हें तो पता ही नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए ज़्यादा पुरानी हो नहीं सकती ये बात, मतलब चार्ली ज़्यादा पुराना हो नहीं सकता। उसे पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, अभी हमें इसका एविडेंस मिल जाएगा। इसीलिए हमें पता चल गया है कि ये जो टाइमलाइन है, जिस टाइमलाइन में अभी चार्ली है, वो टाइमलाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की है, और चार्ली पहुंच गया 1894 में, यानी कि पास्ट में। ठीक है भाई, चार्ली यहाँ पर पहुंच चुका है। देखते हैं फिर क्या होता है। I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that could take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. So basically इसने बोला मैं टिकट विंडो की तरफ गया, ये सोच के कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 1894 में तो मैं कम से कम कोई भी टिकट्स खरीद सकता था।
जो मुझे और लुइजा यानी कि मेरी बीवी को यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी लेकर जा सकते थे जहां पर हम जाना चाहते थे 1894 में। और जब ये क्वेश्चन आता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ जाना चाहता था, तो मैं जाना चाहता था गेल्सबर्ग। मुझे गेल्सबर्ग की 2 टिकटें चाहिए थी, मुझे गेल्सबर्ग जाना था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप गेल्सबर्ग गए हो? रीडर से पूछता है चार्ली। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns, tremendous trees whose branches meet overhead and roof the street. क्या तुम वहां पर गए हो? अरे बहुत ही खूबसूरत टाउन है यहाँ पे। बड़े बड़े पुराने फ्रेम वाले हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े बंगलोज वहाँ देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े गार्डन्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे जिनकी टहनियाँ एक दूसरे से मिलके रोड को पूरी तरीके से कवर कर देती है, उनकी छत बना देती है। एंड इन 1894, और अगर 1894 की बात करें तो समर के इवनिंग, गर्मियों की शामें जो थी वो ऐसा लगता था जैसे कि दुगनी लंबी हो गई है। लोग अपने गार्डन में बैठा करते थे, द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जैसे कि आदमी लोग आराम से गार्डन में बैठकर सिगार स्मोक किया करते थे, धीरे 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 बात किया करते थे। द विमेन वेविंग पाम लीव फैंस, और औरतें उनको और खुद को पाम लीव फैन से वेव किया करती थी, पंखा किया करती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और आसमानों में जुगनू हुआ करते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, कितना ज़्यादा पीसफुल, शांति से भरा दुनिया था 1894 का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जिस सोसाइटी को दिखाया गया है ये कैसी सोसाइटी है? ये सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। इसमें पेट्रियार्की झलक रही है, इसके अंदर ये चीज़ झलक रही है कि किस तरीके से उस टाइम पर भी मेल डोमिनेंस चल रहा होता था और औरतें जो है वहाँ पर उनकी हेल्प ही कर रही होती थी, उन्हें सर्व ही कर रही होती थी। टू बी बैक देयर, उस दुनिया के अंदर जाना, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, उस दुनिया के अंदर जाना जहां पर अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल दूर है। मैं 20 साल सुकून से जी सकता हूं। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 40 साल दूर है। एक ऐसी सुकून भरी दुनिया में जाना जहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 20 साल दूर है, मैं 20 साल सुकून से जी सकता हूँ, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 40 साल दूर है। मुझे ना उसकी 2 टिकटें चाहिए थी, मुझे वो सुकून चाहिए था। तो ये एविडेंस है इस चीज़ का कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये आफ्टर 1945 के अंदर सेट हुई हुई है, क्योंकि अगर ये उससे कहीं पर भी पहले होगी, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर एंड होगा। तो अगर हमें वो नहीं पता चलेगा तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि 20 साल और ये 40 साल का फिगर कहाँ से आया, है ना। कंफ्यूज मत होना अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब 2 टिकटें उन्हें चाहिए थी तो वो गए क्लर्क के पास में, उसने फिगर किया फेयर यानी कि किराया। He glanced at my fancy headband, और मैंने जो हैड ऐसे बैंड पहना हुआ था उसने उसे देखा, काफ़ी घूरा, एक नज़र से देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, ठीक है, थोड़ा सा जज करने के बाद में, उसके बाद में भी उसने सोचा चलो फेयर मैं अपना किराया फिगर करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास इतना पैसा था कि मैं 2 कोच टिकट्स ले सकता था, 1 वे, एक वे, मतलब मैं यहाँ से गेल्सबर्ग जा सकता था एंड दैट्स इट। But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. But जब मैंने पैसे काउंट किए तो क्लर्क मुझे देख रहा था। He nodded at the bills. उसने बिल्स को नॉड किया। That ain't money, mister, he said. If you are trying to skin me, you won't get very far. बोला देखो ये पैसा नहीं है, और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ से जाना चाहते हो ना, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। And he glanced at the cash drawer beside him.
अब चार्ली को ये समझाने के लिए कि पैसा क्या है और कौन सी करेंसी वो एक्सेप्ट करेगा, उसने पास के अंदर ड्रॉर में ग्लांस किया, ऐसे करके दिखाया कि ये है पैसा, ये वाला पैसा दो। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल bills। अब यार तुम अगर 2016 से पहले के टाइम पर चले जाओ और 2000 या 500 के ये वाले नोट लेकर चले जाओगे, तो उन लोगों को तो इन 2000 के और 500 के नोट की वैल्यू नहीं होगी ना, क्योंकि उनके लिए ये लीगल टेंडर नहीं है, उनके लिए पीस ऑफ पेपर है। और सिमिलरली अगर कोई एक इंसान पुराने टाइम के 1000-500 के नोट हमारे पास लेकर आ जाएगा, तो हमारे लिए भी उनकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे लिए लीगल टेंडर नहीं है। तो यहाँ पर चार्ली ये तो कम्प्लीटली भूल ही गया था कि वो 1894 के अंदर आ गया है 1945 के बाद वाली करेंसी लेकर। तो करेंसी कितनी बदल गई होगी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, डिफरेंट लुकिंग। आप खुद ही देख लीजिए 2016 के बाद में हमारी करेंसी कितनी चेंज हो गई। पिंक कलर के नोट जो अभी बंद होने वाले हैं थोड़े टाइम के अंदर, ठीक है, हमारे 500 के 200 के नोट, ठीक है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर भी करेंसी में बदलाव आया था। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। मैं मुड़ा और भागा। There's nothing nice about jail even in 1894। कितना भी अच्छा हो 1894, मैंने कितनी भी तारीफें 1894 की तुम्हारे सामने कर ली होगी, पर 1894 में भी जेल अच्छी नहीं होती है। मुझे जेल नहीं जाना था। ठीक है भाई, चार्ली बस वहां से निकल गया। एंड दैट वॉज दैट। ये थी मेरी कहानी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। लगता है कि मैं उसी रास्ते से वापस आ गया था जिस रास्ते से मैं गया था, शायद। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई विड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अगले ही दिन लंच आवर के अंदर मैं गया और मैंने $300 बैंक से निकलवा लिए। मेरे पास इतने ही थे। इन सारे के सारे नोट्स को लेकर मैं ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदने चला गया। ठीक है, तो मैंने ये निकलवा लिए और निकलवा के मैं ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदने चला गया, जिसकी वजह से मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड और ज़्यादा पकड़ा गया था कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा। बाय द वे, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। अब देखो यार, तुम पुराना पैसा अगर खरीदना चाहते हो तो किसी भी कॉइन डीलर के पास में जाकर और पुराना पैसा खरीद सकते हो, बट पुराना है तो ऑफकोर्स उसके ऊपर तुम्हें एक प्रीमियम ज़रूर पे करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ज़रूर पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो एंटीक है। ठीक है, सो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा संभाला हुआ है, तो मैंने उसके लिए एक प्रीमियम दिया। मेरे आज के $300 जो थे, वो $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे आज के $300 उस टाइम के मुझे केवल $200, इनफैक्ट उससे भी कम दिलवा पाए। अब इसके अंदर सेवरल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर $300 इस ज़माने के उसने दिए और उस ज़माने के केवल $200 या उससे कम उसे मिले। बट आई डिडंट केयर। बट मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्स वर 13 cents a dozen in 1894। 1894 में एग्स 13 सेंट्स में मिल रहे थे। 13 सेंट्स में मुझे 1 डजन एग्स मिल रहे थे। लाइफ मेरी सस्ती होने वाली थी। मैं $200 से कम के अंदर अंबानी बनने वाला था वहां पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने अपने पैसे एक्सचेंज करवा लिए, बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd level एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट मुझे वो कॉरिडोर वापस नहीं मिला जिस कॉरिडोर से मैं द 3rd level पे पहुंच सकता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, और ऐसा मत सोचना कि मैंने कोशिशें नहीं की थी, मैंने पूरी जी जान लगा दी थी। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore। और जब मैंने लुइसा को बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मैंने पैसे निकलवा लिए हैं और मेरे को 3rd level नहीं मिल रहा है, मैं खूब ढूंढ रहा हूँ, तो लुइसा मेरे को लेकर बहुत चिंता में आ गई और उसने मुझे बोला कि मुझे 3rd level नहीं ढूंढना चाहिए। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टैंड।
और थोड़े टाइम के अंदर निराश होके मैंने भी ढूंढना बंद कर दिया और मैं चला गया अपने स्टैम्प्स के पास, स्टैम्प कलेक्शन में, अपने स्टैम्प कलेक्शन में, कलेक्टिंग में। बाय द वे मेरा एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई एक इंसान स्टैम्प कलेक्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, और इस हॉबी को स्टैम्प कलेक्टिंग के हम क्या कहते हैं। ठीक है, कमेंट्स में मुझे आप बताएंगे। But now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. अब हम दोनों हर वीकेंड थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारे पास में सबूत है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। सबूत है, देखते हैं। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर। सबूत ये है कि मेरा दोस्त सैम वीनर डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. And that's where he is. All right, in 1894. बोला किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, बट मुझे थोड़ा सा शक हुआ। अब देखो ना, सैम एक सिटी बॉय है, दैट मीन्स वो शहर में पला बड़ा है, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था क्योंकि मैं वहाँ पर स्कूल गया था और उसे इतना अच्छा लगता था गेल्सबर्ग की बातें, गेल्सबर्ग का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट। वहीं पे गया होगा वो, हाँ वहीं पे 1894 में। अब यार तुम्हारा दोस्त अगर खो जाता है तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरा दोस्त ज़रूर 1894 के अंदर न्यूयॉर्क में चला गया है और वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग चला गया। तो कुछ तो होगा, मतलब मैं कुछ लॉजिक तो यहाँ पर चार्ली ने दिया होगा। लेट्स रीड फर्दर। बिकॉज वन नाइट, चार्ली ने हमारे लिए एक बिकॉज रखा है यहाँ पे। बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection I found, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था और मुझे मिला। सुनो, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? क्या तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर होता क्या है? तभी आगे बताऊंगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ फर्स्ट डे कवर क्या होता है। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. अब ऐसे लोग जो कि स्टैम्प कलेक्शन के लिए पागल होते हैं, जिनके अंदर ये फितूर होता है कि जैसे ही कोई नया स्टैम्प आएगा तो सबसे पहले उनके पास आना चाहिए, ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो स्टैम्प रिलीज होता है एक एनवेलप लेते हैं, उसके ऊपर उस स्टैम्प को लगाते हैं, उसके अंदर एक खाली पेज डालते हैं और उसे अपने ही एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं। जब वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है तो पोस्ट मास्टर उस पर डेट का ठप्पा लगाता है और वही उनके पास में पहुंच जाता है, पोस्ट हो जाता है। जब वो उसको रिसीव करते हैं तो उनके पास में एक प्रूफ होता है कि ये देखो मेरे पास पहले दिन, जिस दिन ये स्टैम्प लॉन्च हुआ था उस दिन का स्टैम्प है। ये टोरा होता है ना, मतलब एक अलग, ये ऐसे दिखाने के लिए कि मेरे पास पहले दिन का स्टैम्प है जिस दिन ये रिलीज़ हुआ था, तो इसके लिए ऐसा वो करते हैं। बट कभी भी इस एनवेलप, इस लिफाफे को वो खोलते नहीं हैं। इसलिए नहीं खोलते हैं क्योंकि इसके अंदर तो खाली पन्ना है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, एंड दैट इज़ वाई ये सीधा उनके कलेक्शन में चला जाता है फर्स्ट डे कवर के नाम से। The envelope is called the first day cover. They are never opened. You just put a blank paper in the envelope. इसीलिए उन्हें कभी खोला नहीं जाता। That night, उस रात, among my oldest first day covers, मैं अपने पूरे स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था और वहाँ पे ढेर सारे फर्स्ट डे कवर्स थे, और उन्हीं फर्स्ट डे कवर्स में से मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला that shouldn't have been there, जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। But there it was. But ये तो वही था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. ये वहाँ पर इसके लिए था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को ये मेल किया था। किसी ने मेरे दादाजी को ये मेल किया था गेल्सबर्ग में, उनके घर में। And that's what the address on the envelope said. और यही बात उस एड्रेस
पे भी लिखी हुई थी, या उस एनवलप के ऊपर ये एड्रेस जो था वो मेरे दादाजी का था, एंड यही बात वो एड्रेस प्रूव कर रहा था। इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894 और पोस्ट मार्क पे डेट छपी हुई थी 18 जुलाई 1894 की। 1894 से ये यहीं पर था मेरे सामने इस कलेक्शन के अंदर, yet I didn't remember it at all. बट मेरे को मेरा स्टैम्प कलेक्शन पूरी तरीके से याद है, मुझे एक एक चीज बड़े अच्छे से याद है। ये मेरे स्टैम्प कलेक्शन के अंदर ही था, होना चाहिए था, क्योंकि ये तो 18 जुलाई 1894 का है। पर ये पर्टिकुलर फर्स्ट डे कवर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? The stamp was 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. ये स्टैम्प उन्होंने बताया स्टैम्प कैसा था, 6 सेंट का स्टैम्प था, डल ब्राउन कलर का था, उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी, तो उसने दिमाग लगाया। Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right to his collection, and stayed there. Till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank. It read, नेचुरली मेरे दादाजी के मेल में जब ये चिट्ठी आई होगी तो फर्स्ट डे कवर समझ के मेरे दादाजी ने इसे अपने कलेक्शन के अंदर डाल दिया होगा, और ये तब से मेरे दादाजी के कलेक्शन में ही रहा होगा और इसे किसी ने खोला नहीं होगा। ये सिर्फ अभी मुझे दिखा है और इसीलिए मैंने उसे खोला, और जब मैंने उसे खोला उसके अंदर का पेज या पेपर ब्लैंक नहीं था, उसके अंदर एक मैसेज था। तो कहीं एक सीक्रेट वे तो नहीं था अपना मैसेज पहुंचाने का, कहीं किसी ने अपना मैसेज पहुंचाने के लिए इस वे का इस्तेमाल तो नहीं किया था। देखते हैं इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा था। यहाँ पर दादाजी का एड्रेस था, डेट थी और लिखा था चार्ली। I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I have found the 3rd level. I've been here 2 weeks, and right now down the street at Delhi, someone is playing the piano. And they're all out on the front porch singing Seeing Nelly Home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the 3rd level. It's worth it. Believe me, the note is signed Sam. So basically Sam Wiener 1894 में है, गेल्सबर्ग में है, ये लेटर वो प्रूफ करता है। सैम वीनर को चार्ली तक ये बात पहुंचानी थी, इसीलिए उसने सीक्रेटली ये बात पहुंचाई, और उसने इस्तेमाल किया फर्स्ट डे कवर का, क्योंकि उसे पता था कि फर्स्ट डे कवर कोई नहीं खोलेगा, ना तो चार्ली के दादाजी, ना चार्ली के पापा, और ना चार्ली खुद। इसीलिए ज़रूर जैसे डोरेमोन में होता है कि नोबिता पास्ट में चला जाता है और कुछ वहाँ चेंजेस करता है जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में आता है और फ्यूचर उससे बदलता है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ज़रूर पास्ट में 18 जुलाई 1894 को सैम वीनर ने ये एनवलप डाला होगा। सैम वीनर अभी तक पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी अभी कर रहा है, तो पास्ट में उसने ये चीज़ डाली होगी, मेल की होगी चार्ली के ग्रैंडडैड को, एंड इवेंचुअली ये चार्ली के कलेक्शन के अंदर आ गई एंड मैजिकली उत्पन्न हो गई। और जब चार्ली ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं चाहता था कि तुम सही हो चार्ली, मैं चाहता था कि तुम सही हो, फिर तो मुझे तुम पे यकीन ही हो गया तुम सही हो। चार्ली ये सच है, ये सच है, मैंने 3rd लेवल ढूंढ लिया है, मैं 2 हफ्तों से यहाँ पे हूँ। और तुम्हें पता है अभी यहाँ पर कोई डैली के घर पे, डैली जाने डैली के घर पे पियानो प्ले कर रहा है, सारे लोग बाहर वैरेंडा में खड़े होके सीइंग नेली होम गा रहे हैं, मुझे नींबू शिकंजी के लिए घर पर बुलाया गया है, बहुत मज़ा आ रहा है। चार्ली और लुइसा ढूंढते रहो जब तक तुम्हें 3rd लेवल नहीं मिल जाए, क्योंकि ये कमाल का है, मुझ पे भरोसा करो। At the stamp and coin store I go to, इसके बाद में जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे मैं जाता हूँ, मुझे मिला कि सैम ने $800 वर्थ का ओल्ड स्टाइल करेंसी लिया है। मैंने वहाँ पर देखा कि सैम ने $800
वर्थ का करेंसी पुराने स्टाइल का लिया है। और ऐसा उसने इसके लिए किया होगा क्योंकि उसे लिटिल हे फीड और ग्रेन का बिजनेस करना था, क्योंकि उसे खेती बाड़ी करनी थी। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो हमेशा कहता था कि काश मैं ये खेती कर पाता, काश मैं ये कर पाता। He certainly can't go back to his old business. और वैसे भी अपने पुराने बिजनेस पे वो जा नहीं सकता। Not in Galesburg in 1894. वो गेल्सबर्ग में अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता, नहीं नहीं नहीं, 1894 में कतई नहीं। His old business? क्यों? उसका पुराना बिजनेस? Why? Sam was my psychiatrist. Why? मेरा साइकियाट्रिस्ट दोस्त जिसके बारे में मैंने एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में बात की थी, वो सैम ही तो है। सो ये चैप्टर एकदम से इट स्टार्टेड विद चार्लीज हैलुसिनेशन। चार्ली देख रहा है थर्ड लेवल और उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बोल रहा है कि तू इसे हैलुसिनेट कर रहा है, ये टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी एंड यू आर अनहैप्पी। एंड देन दिस चैप्टर एंड्स विद चार्ली टॉकिंग अबाउट सैम, his psychiatrist friend, now actually living in third level. How is this happening? क्या चार्ली सच में हैलुसिनेट कर रहा था ये पूरी चीज को, या टाइम ट्रैवल का कुछ एलिमेंट है इसमें? क्या सैम सच में थर्ड लेवल पहुंच गया है, या फिर चार्ली ये भी हैलुसिनेट कर रहा है, या फिर चार्ली ने हैलुसिनेशन किया ही नहीं था, ये सब कुछ टाइम ट्रैवल से हो रहा है। चार्ली ने एक्चुअली थर्ड लेवल देखा था और सैम एक्चुअली थर्ड लेवल पर है। ये सारी बातें जैक फिनी हमारे सोचने के लिए छोड़ देते हैं और मैं आपके सोचने के लिए। मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि आप टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी में बिलीव करते हो या हैलुसिनेशन वाली, क्योंकि इन रियलिटी तो यहाँ पर केवल 2 ही लेवल थे। तो ये तीसरा लेवल किसी का हैलुसिनेशन था या फिर टाइम ट्रैवल की कोई थ्योरी। और मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस के लिए, और लाइक कर देना इस वीडियो को प्लीज़, और कमेंट डाउन करना, सारे के सारे होमवर्क करना, और कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना मत भूलना। Don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to join Unacademy Plus in case you're worrying about your boards 2024, क्योंकि we are going to crack it and हम लोग के पास में फुल प्रूफ प्लान है जिसकी मदद से हम लोग आपको 2024 के बोर्ड्स क्रैक कराने वाले हैं। और अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, तो SDC 18 लगाकर फटाफट से आ जाओ Unacademy Plus पे, and I'll see you there. Bye bye, take care, see you, sayonara.